जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी 7th क्लास रहेगी। क्लियर है। और ये हमारा फिजिक्स की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम जो है वो केमिस्ट्री या बायोलॉजी को जो है वो कंसीडर करने वाले हैं। राइट। आइए ये देखिए, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले अल्फ़ा किरण, बीटा और गामा किरणों के गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको डिस्कस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको आप प्रॉपर अपने नोट में नोट करिए और उसके बाद इसको याद करिए। ठीक है, देखिए अल्फ़ा किरणों की अगर हम बात करें साथियों, तो अल्फ़ा किरणें जो हैं वो धन आवेशित होती हैं और इन पर 2 इकाई धन आवेश होता है। राइट, क्लियर। और इनके अगर बेग की बात करें साथियों, तो इनका जो बेग होता है वो निर्वात में प्रकाश के बेग का 1/10वां भाग होता है। और अधिक द्रव्यमान तथा कम वेग के कारण इनकी जो भेदन क्षमता होती है साथियों, वो बीटा और गामा किरण से कम होती है। राइट, अब देखिए जरा भेदन क्षमता की अगर हम बात करें साथियों, किसकी, भेदन क्षमता की, तो एक चीज याद रखना है आपको कि आपकी जो अल्फा किरणें होती है ना, अल्फा किरण, इनकी भेदन क्षमता जो है वो किससे, बीटा और गामा किरण से कम होती है। तो सबसे कम अल्फा किरणों की भेदन क्षमता, उससे ज़्यादा होगी आपकी बीटा किरणों की भेदन क्षमता, और फिर उससे ज़्यादा जो है वो गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। राइट, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरणों की, उससे ज़्यादा बीटा किरणों की, और उससे ज़्यादा गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। ठीक, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये जो अल्फा किरणें होती हैं ना साथियों, ये 0.01 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती हैं और इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो उच्च होती है। राइट, इनकी गैसों को आयनित करने की जो क्षमता होती है वो बीटा किरणों से 100 गुना तथा गामा किरणों से 10,000 गुना अधिक होती है। और चुंबकीय क्षेत्र में यह उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर। और अधिक द्रव्यमान होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में इनका जो विचलन है वो बीटा किरणों की तुलना में कम होता है। राइट, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वो आपको याद कर लेना है। लिख लिए होंगे आपने, उम्मीद है, ये प्रश्न, ये क्वेश्चंस। आइए आगे की बात करते हैं। देखिए, ये जो अल्फा किरणें होती हैं ना, वो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्फा किरणें ही इस फोटोग्राफिक प्लेट को काला करती हैं। बीटा किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला करती हैं। इसके अलावा गामा किरणें भी आपकी फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं, काला कर देती हैं। राइट, सो ये जो साथियों, ये जो पॉइंट है ना, एक कॉमन पॉइंट है किसके लिए, अल्फा, बीटा और जो गामा, तीनों प्रकार की जो रेज है ना, उनके लिए एक तरीके से ये कॉमन पॉइंट है। क्लियर। तो अल्फा किरण भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला करेगी, बीटा किरण भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला करेगी, और गामा किरण भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला करेगी। राइट, अब देखिए साथियों, जो अल्फा किरण है ना, वो लिविंग सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। लिविंग सेल्स इट मीन्स होता है आपका जीवित कोशिकाएं। राइट, क्या होता है, जीवित कोशिकाएं। राइट, क्लियर। तो जो आपकी अल्फा किरण है वो जीवित कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करेगी। और ये पॉइंट भी ना साथियों, एक तरीके से ये भी एक कॉमन पॉइंट्स है। आप कॉमन पॉइंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इन लिविंग सेल्स को, किनको, इन लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम अल्फा किरण करती है, बीटा किरण भी करती है, और गामा किरण भी लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। क्लियर, तो ये भी आपका कॉमन पॉइंट है, तो इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बीटा किरणों पर और बीटा किरणों की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, जो बीटा किरणें होती हैं ना, ये ऋण आवेशित होती हैं, और अभी आपने देखा था कि अल्फा किरणें जो होती हैं वो धन आवेशित होती हैं। राइट, इसके अलावा इनका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान, और द्रव्यमान भी इनका जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम
केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि बीटा किरण का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होगा और बीटा किरण का जो द्रव्यमान होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होगा। राइट, क्लियर। बेग की बात कर लीजिए साथियों, तो इनका जो बेग है वो प्रकाश के बेग का 9/10वां हिस्सा होता है। क्लियर। कम द्रव्यमान तथा अधिक वेग होने के कारण इनकी जो भेदन क्षमता है वो अल्फा किरण से तो ज़्यादा होगी, लेकिन गामा किरण से क्या होगी, कम होगी। राइट, क्लियर है। ये आपको बता चुके हैं, अभी जस्ट बताया था कि भेदन क्षमता से रिलेटेड आपको क्या बताया था कि भेदन क्षमता का जो क्रम है वो कैसे है। सबसे पहले अल्फा किरण, फिर उससे ज़्यादा जो भेदन क्षमता है वो किसकी है, बीटा किरण की, फिर उससे ज़्यादा जो भेदन क्षमता है वो किसकी है, गामा किरण की। राइट, तो ये आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, आइए आगे आ जाइए ज़रा। क्या है कि ये जो किरण है वो 0.2 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती है, जबकि हमने अभी आपको अल्फा किरण के अंदर बताया था कि अल्फा किरण जो है वो 0.01 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती है। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना साथियों, वो अल्फा किरणों से कम होती है और इनकी जो गैसों को आयनित करने की जो क्षमता है वो अल्फा किरणों से तो ज़्यादा होगी, और सॉरी अल्फा किरणों से कम होगी। और कितनी कम होगी, 100 गुना कम होगी, जबकि गामा किरणों से 100 गुना अधिक होती है। ठीक है, देखिए ये जो किरणें हैं ना साथियों, ये चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं और कम द्रव्यमान होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में इनका विचलन गामा किरणों की तुलना में अधिक होता है। राइट, क्या होता है, गामा किरणों की तुलना में इनका जो विचलन है क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर, आगे आपको समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा। ये आपको एक कॉमन पॉइंट बताया था कि फोटोग्राफिक प्लेट को ये काला करती है। कौन करती है, गामा किरण भी करती है, बीटा किरण भी करती है और अल्फा किरण भी करती है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको क्या बताया कि ये क्या करती हैं, लिविंग सेल को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, बताया था अभी। क्लियर है। तो ये जो बीटा किरण है और जो आपकी अल्फा किरण है और ये जो आपकी गामा किरण है, ये तीनों की तीनों जो किरणें हैं वो लिविंग सेल्स, इट मीन्स जीवित कोशिकाएं। कौन सी, जीवित कोशिकाएं। क्लियर है, कौन सी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, इन दोनों को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए तो हम आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा, हम गामा किरणों की बात करते हैं। तो गामा किरणें जो ना साथियों, ये इन पर कोई भी आवेश या द्रव्यमान नहीं होता है। ये जो गामा किरणें होती हैं वो एक्स किरणों, एक्स रेज के विद्युत चुंबकीय विकिरण के समान ही होती हैं और इनका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। राइट, किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि प्रकाश का वेग एक्चुअल में होता कितना है। ठीक है, क्या है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि प्रकाश का वेग एक्चुअल में कितना होता है। क्लियर है, ये हमने आपको बता दिया कि गामा किरण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर है। ठीक है, जैसे आपको प्रकाश का वेग अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अदरवाइज हम तो आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। क्लियर। इसके अलावा आप देखिए कि उच्च वेग तथा आद्रव्य प्रकृति के कारण इनकी जो भेदन क्षमता है वो अल्फा और बीटा किरणों से अधिक होती है। जस्ट अभी बताया, प्रीवियस स्लाइडों में क्या बताया कि सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरणों की, उससे ज़्यादा बीटा किरणों की और सबसे ज़्यादा गामा किरणों की। राइट, ये जो गामा किरणें होती है ना साथियों, ये आपकी 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती है। राइट, चलिए देखो, इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है साथियों वो बहुत ही कम होती है। सबसे अधिक जो गतिज ऊर्जा है वो किसकी होती है, देखिए इसका भी क्रम आपको क्या बताया था कि सबसे अधिक जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी वो किसकी होगी, अल्फा की होगी, फिर उससे कम बीटा की होगी, फिर उससे कम गामा किरण की जो है वो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, क्लियर इतना।
चलें आगे, आगे देखिए ज़रा। अब देखिए इनकी गैसों को आयनित करने की जो क्षमता है वो अल्फा किरणों से 10,000 गुना तथा बीटा किरणों से 100 गुना कम होती है। राइट। तो आयनित करने का भी क्रम कैसा है कि गैसों को आयनित करने की सबसे ज़्यादा शक्ति है, ये जो क्षमता है वो किसके पास है? अल्फा किरणों के पास है। फिर उससे कम किसके पास है? बीटा के पास है। फिर उससे कम किसके पास है? गामा के पास है। राइट। क्लियर इतना कि सबसे अधिक गैसों को आयनित करने की जो क्षमता है वो किसके पास है? अल्फा किरणों के पास है। फिर उससे कम बीटा किरणों के पास है और उससे कम गामा किरणों के पास है। क्लियर है। आगे देखिए, आवेशहीन होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ये किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं? काला कर देती हैं। और इसके अलावा ये जो किरणें हैं वो लिविंग सेल को, किसको? लिविंग सेल को क्या करती हैं? नष्ट करती हैं। ठीक है, नष्ट कर देती हैं। ठीक है, क्लियर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा अल्फा बीटा गामा जो किरणें थी इनके गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, और उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे की तरफ चलिए। तो अब हम जो है यंत्र, विभिन्न अलग 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 प्रकार के जो यंत्र होते हैं उनके उपयोग के बारे में बात करेंगे। राइट। और ये आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये समझ लिए आपको एटलीस्ट 1 नंबर तो आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है, ये कंपलसरी है। क्लियर है। तो इनको आप याद करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम अमीटर है। अमीटर क्या करता है? ऊंचाई मापने का काम करता है। एनेमोमीटर क्या करता है? वायु के वेग तथा गति को मापता है। ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ईयरोमीटर क्या करता है? वायु और गैसों के घनत्व, इट मीन्स डेंसिटी को मापने वाला यंत्र होता है। ऑडियो फोन की बात करें तो इससे लोग सुनने में सहायता मिलती है। ठीक है, और इसे वैसे साधारण सी बोलचाल में हम सुनने वाली मशीन भी जो है वो बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, ये जो नेक्स्ट है बैरोमीटर, ये वायु दाब मापने वाला यंत्र है। इसके अलावा बाइनोक्यूलर, ये दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का जो व्यास है वो मापा जाता है। कैलोरीमीटर, ये ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। सिनेमैटोग्राफ, ये छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पे लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। आगे देखिए जरा, ये आपका फैदोमीटर है। फैदोमीटर का काम क्या है? समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। गायरोस्कोप, ये इस यंत्र में घूमती हुई वस्तुओं की गति प्राप्त करते हैं। हाइड्रोमीटर, ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। इसके अलावा लैक्टोमीटर, ये दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। माइक्रोफोन की बात करें तो ये ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। राइट। आगे देखिए, आगे आपका है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर मोटर गाड़ी की गति को मापता है। ठीक है। पेरिस्कोप, इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। राडार तो आप जानते हैं कि रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा राडार का अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो राडार का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर है। तो ये राडार का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखिए सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। इसके अलावा स्पीडोमीटर, ये स्पीड को मापने वाला यंत्र होता है, गाड़ी की स्पीड मापते हैं इससे। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या करता है? इससे कम या अधिक वोल्टेज की एसी परिपथ को कम वोल्टेज की एसी में क्या कर सकते हैं? हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
बेंचुरीमीटर ये द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करता है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ यंत्र थे जिनके उपयोग के बारे में हमने आपको बता दिया है, राइट। तो इनको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का आना ही आना होता है। यहाँ से ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ये तो आपका पटवारी का है। बाय द वे आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, वहाँ पर एक यंत्र और उनका यूज़ पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। अपना लास्ट टॉपिक है आवृत्ति परिसर व उनका प्रयोग, ठीक है। आवृत्ति परिसर व उनके उपयोग, राइट। तो इसको आप लिख लीजिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। क्लियर है, तो चलिए लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है अति निम्न आवृत्तियां। अति निम्न आवृत्तियां, राइट। इनका आवृत्ति परिसर जो है ना साथियों, इनका आवृत्ति परिसर, इनका आवृत्ति परिसर होता है 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। इसके अलावा हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य, तो इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना साथियों, वो होता है 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। इसके अलावा साथियों इनके हम प्रयोग की बात करें या उपयोग की बात करें, तो इनका जो उपयोग है वो किया जाता है सुदूर संचार, सुदूर संचार और नौवहन में, ठीक है। नौवहन, जैसे हम नेविगेशन भी बोलते हैं। क्लियर, नेविगेशन और आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इनका यूज़ किया जाता है। क्लियर है, किसमें? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड और नेविगेशन, राइट। इसमें हम इस टाइप की जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनका यूज़ करते हैं, राइट। सेकंड देख लीजिए, सेकंड हम लिखते हैं निम्न आवृत्तियां। क्लियर, क्या लिखते हैं? निम्न आवृत्तियां। अब इनके बारे में जरा लिख लीजिए, इनका आवृत्ति परिसर लिखिए, आवृत्ति परिसर। तो इनका आवृत्ति परिसर होता है साथियों 30 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज, 300 किलो हर्ट्ज। इसके अलावा हम इसके तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य, तो इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना साथियों, वो 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर होता है, राइट। इसके अलावा हम बात करें इसके उपयोग की, किसकी? उपयोग की, तो इसका उपयोग भी सुदूर संचार में किया जाता है। किस में किया जाता है? सुदूर संचार में। इट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। किस में किया जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, राइट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका मध्यम आवृत्तियां। नंबर 3 डालिए, मध्यम आवृत्तियां, राइट। इनकी बारे में जरा लिखिए। पहला पॉइंट आप क्या लिखते हैं? पहला पॉइंट आवृत्ति परिसर लिखिए इनका, आवृत्ति परिसर। तो इनका आवृत्ति परिसर है 300 किलो हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज, राइट। ये आप लिखेंगे। क्लियर है। इसके अलावा तरंग दैर्घ्य डालिए,
तरंग दैर्घ्य हम लिखते हैं, कितनी तरंग दैर्घ्य होती है इनकी, लिखिए तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है ना साथियों, वो होती है 100 मीटर से 100 मीटर से 1000 मीटर, राइट। इसके अलावा हम अगर तरंग दैर्घ्य के बाद इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग लिख लीजिए, इसका उपयोग होता है प्रसारण में, राइट। प्रसारण के अलावा इसका यूज नेविगेशन में भी होता है, जिसे हम नौवहन बोलते हैं, नेविगेशन, ठीक है। और इसके अलावा इसका यूज हम कम्युनिकेशन में भी करते हैं, जिसे हम दूरभाष भी बोलते हैं। क्लियर है, आगे आपको समझ में क्लियर है साथियों। जिसे हम देखिए, ये आपका क्या हो गया, टेलीफोन हो गया, ये आपका नेविगेशन हो गया, और ये आपका जो है वो क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर है, प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। तो आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन आता है कि ब्रॉडकास्टिंग में किस टाइप की फ्रिक्वेंसीज का यूज़ किया जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर मध्यम आवृत्तियां या मीडियम जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जिनकी रेंज कितनी होती है, 300 किलो हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 4 नंबर पे आ जाते हैं, तो उच्च आवृत्तियों की बात कर लेते, लिखिए उच्च आवृत्तियां या रेडियो आवृत्तियां, राइट। ये लिखा आपने, रेडियो आवृत्तियां। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आवृत्ति परिसर की। तो लिखिए आवृत्ति परिसर, राइट। इसका आवृत्ति परिसर कितना होता है साथियों, इसका आवृत्ति परिसर होता है 3 मेगा हर्ट्ज, 3 मेगा हर्ट्ज से होता है आपका 30 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, 30 मेगा हर्ट्ज, राइट। तरंग दैर्घ्य देख लीजिए, तरंग दैर्घ्य इसकी कितनी होगी, तरंग दैर्घ्य होती है 10 मीटर से 100 मीटर, राइट। क्लियर है। तरंग दैर्घ्य के बाद इसके उपयोग पे आ जाते हैं हम, उपयोग जरा लिख लीजिए। तो उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग होगा सभी प्रकार के सुदूर संचार में, इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, राइट। आइए नंबर 5 पे आ जाते हैं, 5 देख लीजिए। 5 लिखते हैं बहुत उच्च आवृत्तियां, क्या लिखते हैं, बहुत उच्च आवृत्तियां, राइट। अब देखिए बहुत उच्च आवृत्तियां, इसका भी सबसे पहले हम आवृत्ति परिसर लिखते हैं, आवृत्ति परिसर। तो इनका आवृत्ति परिसर कितना होता है साथियों, इनका आवृत्ति परिसर होता है 30 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज से होता है आपका 300 मेगा हर्ट्ज, राइट, 300 मेगा हर्ट्ज। इसके अलावा हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य कितना होता है साथियों, इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 1 मीटर से 10 मीटर होता है, 1 मीटर से 10 मीटर, राइट। और इसके अगर उपयोग की बात करें हम साथियों, तो इनका जो उपयोग होता है वो क्या होता है, इनका उपयोग होता है राडार में, अभी आपने देखा था रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रेंजिंग, ठीक है। टीवी प्रसारण में मतलब टीवी की ब्रॉडकास्टिंग में। इसके अलावा अल्प दूरी संचार मतलब शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में जो है वो किसका बहुत उच्च आवृत्तियों का यूज होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो इतनी ही आपके लिए, 5 ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी और भी होती है, जैसे परा उच्च आवृत्ति होती है, अति उच्च आवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो उनको भी देखना चाहें तो देख लीजिए, 5 हो गई हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 6, ये क्या होगी, देखिए ज़रा, जस्ट 1 मिनट।
नेक्स्ट है आपकी परा उच्च आवृत्तियां, लिखिए परा उच्च आवृत्तियां। इसका आवृत्ति परिसर लिखिए, आवृत्ति परिसर। तो देखिए इसका जो आवृत्ति परिसर है ना साथियों, इसका आवृत्ति परिसर होता है आपका 300 मेगा हर्ट्ज से होता है आपका 3000 मेगा हर्ट्ज, राइट। इसके तरंग दैर्घ्य की बात करिए तो इसका जो तरंग दैर्घ्य है ना साथियों, तरंग दैर्घ्य जो है वो होता है आपका 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर, राइट। इसका अगर हम उपयोग देखें तो इसका जो उपयोग है वो किया जाता है अल्प दूरी संचार और किसमें, राडार। ठीक है, राडार तो आप जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर है। लास्ट लिख लीजिए, एक बीच में छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट लिख लीजिए अत्यधिक उच्च आवृत्तियां, उच्च आवृत्तियां, राइट। इसमें जरा देखिए अत्यधिक उच्च आवृत्तियों में इसका देखिए सबसे पहले आवृत्ति परिसर। इसका आवृत्ति परिसर कितना है साथियों, इसका आवृत्ति परिसर है 30 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज, राइट। तरंग दैर्घ्य देख लीजिए, तो तरंग दैर्घ्य जो है वो होती है आपकी 1 mm से 10 सेंटीमीटर। और इसका अगर उपयोग देखें साथियों तो उपयोग देख लीजिए, उपयोग होता है इनका प्रकाशीय तंतु संचार में। ठीक है, और प्रकाशीय तंतु संचार में किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो जरा देख लीजिए। यहाँ पर जो यूज होता है वो कौन सा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। एक एग्जाम्पल हमने वहाँ पर बताया हुआ था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक एग्जाम्पल क्या होता है, एक होता है आपका मृग मरीचिका और दूसरा होता है आपका प्रकाशीय तंतु संचार। ठीक है, वहां पर इसलिए नहीं बताया था कि प्रकाशीय तंतु अगर आपको वहां पे बताते तो उम्मीद है आपको शायद समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है साथियों। तो ये आपके टॉपिक्स थे फिजिक्स के अंदर जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और उम्मीद है आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी और आपका नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा होगा, ये आपके साथ उम्मीद लगाई जाती है। ठीक है, फिर हम क्या है कि इसके बाद हम जो है वो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाएंगे। एमसीक्यूज के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट वहीं डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें हमने यहाँ आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। क्लियर है। तो ये हमारा जो है वो फिजिक्स यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, राइट। फिजिक्स जो है वो क्या हो चुकी है, हमारी फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा स्टार्ट होगा वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।